तो आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जैसे संकेत है, इसके प्रतिपादक क्या था, टॉलमैन, एंड पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन के अनुरूप भी था ये अधिगम, संकेत अधिगम जो था। तो कैसे याद रख सकते हैं कि टॉलमैन ने संकेत दिया कि पावलोव, कोई लंबा आदमी है ना, उसने संकेत दिया कि पावलोव, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि टॉलमैन ने संकेत किया कि पावलोव। टॉलमैन यानी लंबे आदमी ने संकेत किया कि पाव, तो संकेत यानी संकेत अधिगम, टॉलमैन तो इसके प्रतिपादक हो गए, और पावलोव जो पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन के अनुरूप ये अधिगम हो गया। इस प्रकार हमने क्या देखा, रॉबर्ट एम गेने के अधिगम के प्रकार देखे। अब हम देखते हैं अधिगम के सोपान। तो अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं, कि अधिगम का प्रोसेस कैसा होता है। तो पहले जैसे अभिप्रेरणा, किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरणा मस्ट है, अभिप्रेरणा होगी, तत्परता होगी तो अच्छे से सीख पाएगा। तो अधिगम के सोपान का क्रम क्या हो गया कि पहले अभिप्रेरणा हो गई, फिर बच्चा विभिन्न अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया करने से बाधाएं आएगी, और बाधाएं आने पर अगर उसको पुनर्मिलन मिलता है या सही अनुक्रिया करता है, वो सही अनुक्रिया करता है तो उसको पुनर्मिलन मिलेगा, और इससे बहुत सारे अनुभवों का संगठन हो जाएगा और उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और डिशेल के अनुसार, तो डी से ये ध्यान रख सकते हैं, ये डे ऐसा बना हुआ है यानी 5, तो डिशेल के अनुसार 5 हो गए इसके सोपान, कि अभिप्रेरित व्यक्ति हो गया, मार्ग में बाधाएं हो गई, बाधा आने के बाद बहुत सारी अनुक्रिया करेगा, फिर सही अनुक्रिया कर लेगा, फिर उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार ये हमारे क्या हो गए, अधिगम के सोपान हो गए। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो थ्योरी है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करिएगा। तो आइए देखते हैं। अधिगम होता है विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, दोनों में, केवल कक्षा कक्ष में। तो अधिगम यानी व्यवहार में परिवर्तन। तो जरूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल में सीखे, स्कूल के बाहर भी सीख सकता है वो। तो क्या हो गया, दोनों में होता है। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता, संस्कृति, परिवार, व्यक्तिगत विभिन्नता। ये बोलता है छात्रों में सीखने की योग्यता, तो ठीक है, सामाजिकता, संस्कृति, परिवार ये तो बाहर के हो गए। अब व्यक्तिगत विभिन्नता ये तो बालक की खुद की हो गई, कि छात्रों के सीखने की योग्यता, कि अलग अलग बालक अलग अलग तरीके से सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई फास्ट, कोई धीरे सीखता है। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, व्यक्तिगत भिन्नता। फिर है अगला, अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों व सहायक सामग्री के उपयोग पर, और सभी पर। तो रुचि ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर रुचि होगी तो उसको अभिप्रेरणा मिलेगी और खुद ही तत्पर होकर कार्य करेगा। और उपयुक्त शिक्षण विद्या सहायक सामग्री के उपयोग से, और शिक्षक पर भी निर्भर करता है अधिगम। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, उपयुक्त सभी पर। फिर अगला है परिपक्वता, जिसका दूसरा नाम है क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास या अधिगम पूरा होना। तो परिपक्वता यानी क्षमता का विकास, यही होता है परिपक्वता। अगला है, जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी अधिगम आवश्यकता के आधार पर पढ़ाता है तथा उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाता है तो शिक्षण का स्तर होगा। पहले क्या करता है टीचर, अधिगम आवश्यकता के आधार पर पढ़ाता है, फिर उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करता है। तो पहले तो उनको पढ़ा रहा है, उनको क्या क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से पढ़ा रहा है, फिर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। तो कैसे करेगा, बच्चे से टेस्ट लेगा, उसको पूछेगा, उसका पता लगाए कि उसको किन किन चीजों की आवश्यकता है, या बच्चे से पूछेगा, फिर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो क्या बच्चे से विचार विमर्श भी करेगा इसमें, तो और चिंतन भी काम करेगा, यानी विमर्शी चिंतन स्तर हो जाएगा, कि आवश्यकता के आधार पर पढ़ाता है और फिर उनकी समस्याओं का समाधान करता है। तो ये हमारा क्या, विमर्शी चिंतन स्तर होएगा। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने के द्वारा, ज्ञान के स्थानांतरण से, अनुभव व नवीन अर्थ ढूंढने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बोल रहा है नवीन ज्ञान की प्राप्ति, तो हमने रटने से, तो ये तो गलत हो गया। अब ज्ञान के स्थानांतरण से, तो स्थानांतरण में क्या पढ़ा था कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, और ये भी था कि समान रूप की परिस्थितियां होती है, समरूप टाइप की, तभी ऐसा पढ़ा था हमने। और अगला है ये टॉपिक है, अब इन दोनों में से देखते हैं ऑप्शन में से। ये बोला अनुभव और नवीन अर्थ ढूंढने से, किसी चीज का उसको अनुभव है, यानी अनुभव यानी उसका पूर्व ज्ञान हो गया, और वो क्या कर रहा है, नवीन अर्थ ढूंढ रहा है, यानी पूर्व ज्ञान के साथ में वो क्या कर रहा है, नवीन अर्थ को ढूंढ रहा है, यानी वो मेहनत कर रहा है बच्चा
अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो नवीन ज्ञान की उसको क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अनुभव है नवीन अर्थ ढूंढने से। अब अगला है हमारा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है ज्ञान, संकल्पना, अभिवृत्ति या परिपक्वता। तो अब बोला है अधिगम की प्रक्रिया में, अधिगम के प्रोसेस में का परिणाम नहीं है, तो ज्ञान होता है, संकल्पना या कंसेप्ट जो बोले वो संकल्पना हो गया या उसका बेसिक जो होता है, अभिवृत्ति यानी दृष्टिकोण हो गया किसी भी चीज के बारे में, और परिपक्वता। तो अब अधिगम की प्रक्रिया या अधिगम के प्रोसेस के अंतर्गत ज्ञान आता है, कंसेप्ट भी आ जाते हैं, उसका दृष्टिकोण या उस जो नई चीज वो सीख रहा है बच्चा उसके बारे में उसका क्या विचार है वो भी आ जाते हैं। अब परिपक्वता, तो अधिगम जो परिपक्वता होती है वो अधिगम पर निर्भर करती है। जो परिपक्वता होती है वो अधिगम को प्रभावित करती है, उसकी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। ये बोल रहा है प्रक्रिया क्या, तो प्रोसेस में तो ये तीनों चीजें आ जाएगी। और ये परिपक्वता हमारे किसमें आता है, प्रभावित करने वाले कारकों में आता है, तो ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमारे प्रक्रिया का बोल रहा है कि प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, तो प्रक्रिया में ये तीनों आ जाएंगे, प्रोसेस में ये नहीं आएगा। फिर अगला है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है सोच में परिवर्तन, ज्ञान का सर्जन, अनुभव प्राप्त करना और व्यवहार में परिवर्तन। तो गिलफोर्ड, ये भी फोल्ड कर दो, ये भी फोल्ड कर दो, यानी क्या था, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये परिभाषा थी हमारी, तो व्यवहार में परिवर्तन। अगला है अधिगम क्या नहीं है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभवों का संगठन, विकास, सहज व्यवहार। तो अधिगम क्या नहीं है, तो अब इसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव का संगठन होता है, सहज व्यवहार भी होता है, विकास हमने देखा था कि अधिगम और विकास अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है ये। अगला है सीखने की परिघटना में कौन सा आवश्यक घटक नहीं है, सीखने की परिघटना में कौन सा आवश्यक घटक नहीं है ये पूछ रहा है। तो अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक और अध्यापक। अब सीखने के लिए सभी चीजें चाहिए, लेकिन अधिगमकर्ता बालक वो तो मस्ट है, होना ही चाहिए बालक, तो वरना सीखेगा कौन। उसकी आंतरिक अवस्था भी इम्पोर्टेंट है, प्रेरक यानी जो मोटिवेशन उत्पन्न करने से पहले जो होते हैं कि मोटिवेशन अभिप्रेरणा को उत्पन्न जो करता है वो क्या होता है, हमारा प्रेरक होता है, तो वो भी जरूरी है, क्योंकि तत्परता वगैरह होती है तभी बच्चा अच्छे से सीख पाता है, वो भी मस्ट है। अध्यापक, तो ये आवश्यक तो है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले ये तीनों ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापक। एनसीईआरटी के अनुसार अधिगम के प्रभाव क्षेत्र है, तो एनसीईआरटी के अनुसार हमने अधिगम के प्रकार देखे थे, भावात्मक बोल दिया, संज्ञान या ज्ञानात्मक हो गया, मनोप्रेरक हो गया और उपयुक्त सभी। तो हमने देखा था भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक था, तो ये दोनों तो है हमारा, तो ये हो गया कि उपरोक्त सभी। फिर है अगला शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, तो समान तत्व का सिद्धांत किसमें पढ़ा था हमने, अधिगम स्थानांतरण में पढ़ा था। फिर अगला है निर्देशन का अर्थ है, निर्देशन यानी गाइडेंस, किसी को आप गाइड कर रहे हो, तो गाइड करते हो किसी को, तो क्या होता है इससे उसको सहायता मिलती है कोई भी डिसीजन लेने से, यानी निर्देशन का अर्थ क्या हो गया कि सहायता हो गया। स्थानांतरण होता है सामान्य योग्यता का, असामान्य योग्यता का, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो देखा था स्थानांतरण किसका होता है, सामान्य योग्यताओं का ही स्थानांतरण होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा अधिगम में परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता यानी क्षमता इससे होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाते हैं। और अगला है वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो जाता है। अभी बोले संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण, संभाव्य क्षमता तो ये हो गई कि एक लिमिट है उससे ज्यादा नहीं सीख सकता, ये बोला आगे तक विकसित हो जाता है, तो गलत हो गया। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब वे अधिक प्रयास द्वारा सीख जाते हैं, जब तैयारी नहीं है तो अधिक प्रयास द्वारा कैसे सीख सकता है, ये भी गलत हो गया। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब बिना समय देखे बच्चे को प्रोत्साहित, तो ये भी गलत हो गया। एक जब लगता है कि हाँ बच्चे के अब अंतर्निहित जो उसकी शक्तियां हैं उसको सोच समझ कर कि जब टाइम आता है तभी उसको प्रोत्साहित किया जाता है, ऐसा नहीं कि बिना हर कभी उसको प्रोत्साहित करने लग गए, तो ये वाली चीज भी गलत हो गई।
और ये तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। कि क्या बोल रहा है कि मानव विकास, कि जो मानव का जो विकास है अगर वो क्षमता के विकास से ही होता तो मनुष्य निम्न तक ही सीमित रह जाता। तो ये सही बोल रहा है कि अगर ऐसा होता तो निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। फिर अगला क्वेश्चन, अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है आत्मीकरण की, समायोजन की, अनुकूलन की, अनुक्रिया की। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अधिगम में सबसे पहली भूमिका किसकी होती है। तो अभी जैसे बोलते हैं कोई भी चीज अगर कहते हैं कि बच्चे को आ गई कि नहीं आ गई, तो क्या बोलते हैं, किसी भी चीज के किसके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बच्चा कुछ भी सीख जाएगा। और कंसेप्ट यानी उसका आत्मीकरण हो गया, उसका जो प्रत्यय निर्माण हो गया। अगर कंसेप्ट बन गया किसी चीज के बारे में तो चीज अच्छे से सीख लेता है। तो इसलिए बोलते हैं कि पहली भूमिका, सबसे पहले उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी उसमें आत्मीकरण होना चाहिए। फिर अगला है अधिगम, तुरंत हो जाता है, समय लगता है, और अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है, कोई नहीं। तो अधिगम एकदम से तो होता नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है, अधिगम में समय लगता है। फिर अगला है बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। बालक के व्यक्तित्व को बोल रहा है, तो प्रयत्न में त्रुटि अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुदेशात्मक अधिगम, अनुदेशात्मक यानी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो वाला अधिगम, और अनुकरण अधिगम। तो इनमें से कि बालक के व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को, तो बालक क्या करता है, किसी की भी पर्सनैलिटी अगर उसको अच्छी लगती है, अपना रोल मॉडल बना देता है उसको, किसी का भी कुछ भी काम अगर अच्छा लगता है उसको रोल मॉडल बना देता है, और उसी के हिसाब से फिर वो कार्य करता है। तो ये क्या हो जाएगा, अनुकरण अधिगम, कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है, तो अनुकरण अधिगम। धन्यवाद दोस्तों।